खुशामदीद एक बार फिर और वेलकम बैक हमारे इंतहाई ईमान अफरोज़ तिलावत, नात और बयान के बाद अब बारी है हमारे नौजवान सितारे की। और नौजवान सितारे में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बरादरी के, हमारी सोसाइटी के, हमारे वतन अजीज़ के उन नौजवानों से जिन्होंने अपने अपने शूबे में कारहाय नुमाया अंजाम दिए और पूरी कोशिश की है कि नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन सकें और नौजवानों की तरक्की के लिए, नौजवानों की बहबूद के लिए, ऑफ ट्रैक नौजवानों को ट्रैक पर लाने के लिए अपनी अपनी कोशिशें अपनी इस्तात के मुताबिक करते चले जा रहे हैं। और ऐसा ही एक नौजवान वेमन कम्युनिटी का हमारे साथ मौजूद है, जो न सिर्फ वेमन कम्युनिटी बल्कि यकीनी तौर पर कई दीगर कम्युनिटीज़ में जाने और पहचाने जाते हैं। इंतहाई सोशल और कारोबारी शख्सियात में से एक हैं शहर कराची की यूथ एक्टिविस्ट में कहूँगा इन्हें। और यकीनी तौर पर जैतपुर मेमन एसोसिएशन से ताल्लुक़ की बिना पर जैतपुर मेमन एसोसिएशन की यूथ के फाउंडिंग को चेयरमैन भी रहे हैं। और अब भी जब भी इन्हें किसी भी जमात की तरफ से यूथ एक्टिविटी के लिए कहा जाता है, वो हमेशा सरफहरिस्त रहते हैं। मोहतरम जनाब रेहान रऊफ़ पानावाला साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम सलाम। रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस मौके पर हमारे साथ रहने के लिए और हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। रेहान, आगाज़ ही कर देते हैं हम कि रेहान रऊफ़ को सोशल वर्क में आए हुए मैं तो अब समझ रहा हूँ कि मैं जब से पहली मरतबा आपके जैतपुर के कुछ प्रोग्राम्स के हिस्सा रहा, इससे पहले भी आप वर्ल्ड मेमन में और दीगर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहे। ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ से भी आपका ताल्लुक़ रहा। कई नौजवान आज मुख्तलिफ सतहों पर मौजूद हैं, आपको उन सबके साथ काम करने का मौका मिला है। कैसे आना हुआ सोशल वर्क की तरफ रेहान? कौन सा वो शख्स, अगर एक शख्स में कहूँ कि वो आपको माइल करने में कामयाब हुआ और आप सोशल वर्क का हिस्सा बने और अब यहीं का होके रह गए? तब इस आपको मालूम है कि हम मेमन हैं और मेमनों में सोशल वर्किंग तो खून में है हमारे। क्या बात है। तो शुरू में भी वर्ल्ड मेमन और APMF हर जगह हर प्रोग्राम में जाके अपना अपना इनपुट देते थे। फिर ये मैं आपको बात बताऊँ, बात है 2013 की, जब आसिफ भाई जो हमारे हैं, आसिफ मजीद पानावाला, जो हमारे जैतपुर के सदर भी हैं, उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई ना जमात में। तो मुझे तो पहले जमात का इतना आइडिया नहीं था क्या होता है, कैसे काम होता है। तो उन्होंने मुझे जमात ने बुलाया ना कि यूथ को एक्टिव करना है, जैतपुर की यूथ को। फिर जैतपुर एक बड़ी कम्युनिटी है। बिल्कुल सही। तो उस वक्त तक कोई ऐसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। उस वक्त कोई भी वेमन कम्युनिटी में यूथ का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आसिफ मजीद, आपको पता है आसिफ भाई जो है हमारे काफ़ी विजनरी उस ज़माने से ही, उन्होंने मुझे कहा यार अभी हमको जैतपुर की यूथ को भी एक्टिव करना है ना। मैंने कहा आसिफ भाई हाजिर है। तो उन्होंने बोला नहीं, तेरे को लीड करना है। मैंने कहा आसिफ भाई अच्छा, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं ऐसा कोई, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और मुझे बड़ा प्राउड है इस बात पे कि 2013 में हमने पहला क्रिकेट टूर्नामेंट किया था। जैसे आजकल आप देख रहे हैं हर कम्युनिटी में क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। IPL के तर्ज के हर टीम ओनर होते हैं, फिर उनकी टीम होती है। मैं प्राउडली अभी भी इस बात को कह सकता हूँ कि हमने जैतपुर यूथ में 2013 में इनिशिएट लिया था ये। बिल्कुल कि हमने पहले स्टार्ट 4 टीम से लिया था और 4 IPL के तर्ज का भी टूर्नामेंट था। जैसे आज आप देख रहे हैं कि हर कोई इसको फॉलो कर रहे हैं, तो स्टार्ट हमने लिया था इस तरह। 2013 में क्या, फिर 15 में क्या, फिर 17 में भी क्या, 3 माशाल्लाह से सक्सेसफुल सीजन हुए इसके माशाल्लाह। फिर बिजनेस थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा सा टाइम का इशू आ गया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से आपको मैं एक्टिविटी करते हुए नज़र आऊँगा यूथ में भी। और मैं आगे प्लान तो बहुत सारे, क्योंकि देखिए हम मेमनों के साथ, मेमन होने के साथ कराचीइट्स भी हैं। बिल्कुल सही। और अभी आपको ऐसे पता है कराची की हालत कैसे चल रही है, टूट का शिकार है। फिर हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं और काम हो नहीं रहा है। इतना बड़ा शहर है, जितना ही पोटेंशियल रखता है। तो वैसे कराची को लोग बोलते हैं लावारिस। मैं बोलता कराची लावारिस कैसे हो सकता है? जो शहर पूरे मुल्क को पाल रहा है वो लावारिस कैसे हो सकता है? लेकिन ये कि हाँ हमारी अभी इसको ज़रूरत है, हम क्योंकि कराची वाले तो हमको इसको आपसे बना लेना। तो इंशाल्लाह मेरा तो एक और भी एक प्रोग्राम है पाइपलाइन इंशाल्लाह बहुत जल्द, कि पूरे कराची के लिए कोई ऐसा सिस्टम बना लें कि कराची फिर से रोशनियों का शहर बन जाए। हाँ। और हम ही बनाएंगे। देखिए हम कराची वाले, हम इसको ओन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुश है। हम किसी और की तरफ देखें, इससे अच्छा कि हम खुद ही एक होके कुछ। बिल्कुल, इसमें माशाल्लाह से मेमन कम्युनिटी भी बहुत इसमें रोल प्ले कर सकती है, और भी दीगर है बिजनेस कम्युनिटी के काफ़ी कराची के अच्छे लोग हैं जो पूरा मुल्क को रन कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए जिस प्लेटफॉर्म के तहत हम पूरे कराची को दोबारा से रिबिल्ड करें, और ऐसा करें कि इंशाल्लाह टॉप 10 वर्स्ट नहीं, टॉप 10 ब्यूटीफुल सिटीज़ में दोबारा आ जाए। क्या बात, ये मेरा ख्वाब है जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह
पूरी कोशिश है कि करना है मुझे। ये बड़ी अच्छी सोच अगर नौजवानों में, जिस शहर से हम वाबस्ता हैं, जिस शहर में हमने आँख खोली है, जिस शहर में बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ से हमने तालीम हासिल की है, और अगर उसी शहर को दोबारा से रीबिल्ड करना है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि कराची आज दुनिया के का शुमार जो है दुनिया के वर्स्ट शहरों में होने लगा है। कहाँ रोशनियों का शहर कराची दुनिया भर में मशहूर था, और आज यहाँ पर रोशनी तो दूर की बात है, यहाँ पर हम थोड़ी सी चमक भी नहीं देख पा रहे हैं। लोगों के चेहरों से भी वो रोशनी ख़त्म हो गई है। यहाँ के हालात और वाक़यात और यहाँ पर होने वाली दीगर ऐसी तमाम सहूलतें जो आहिस्ता आहिस्ता कम उतर होती चली जा रही हैं शहर कराची से, तो हमें सबको इनका साथ देना चाहिए, रेहान और इनकी टीम का। और इंशाल्लाह हम सब ऑन बिहाफ ऑफ वेमेन कम्युनिटी और ऑन बिहाफ ऑफ वेमेन टीवी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको आप इस पैगाम को दूर तक पहुँचाया जाए। नौजवानों के मसाइल को कैसे देखते हैं रेहान? नौजवान कराची का देखें, वेमेन कम्युनिटी का देखें, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही उन्हें, और जिसको जहाँ दिल चाह रहा है वो अपने तौर पे काम करने की कोशिश तो ज़रूर कर रहा है, एफर्ट ज़रूर कर रहा है, और सलाहियत भी है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो सही डायरेक्शन जो है ना वो नहीं मिल पा रही। अल्ताफ़ भाई देखिए, इसमें हम अगर हर चीज़ ब्लेम अगर मुल्क को और अपने सिस्टम को करेंगे तो ये भी अच्छा नहीं है। जाकर हम अपने यूथ को भी देखा जाए तो गलतियाँ वहाँ पे भी है थोड़ा सा ना, क्योंकि अब इनकी काउंसलिंग नहीं की जा रही या वो कुछ सही होना नहीं चाह रहे। क्योंकि आप देखेंगे हर बुरी आदत इनको लग गई है। अभी कराची के मैं यूथ की खास तौर पर बात करूँगा, आप देखें मतलब गुटखा मावा बिल्कुल आम हुआ है। चलो मिल तो रहे, लेकिन आप कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? सही, आपको ये देखना है कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। अब आप खाने पीने की चीज़ें ही गलत लोगे तो आपकी सोच भी क्या से अच्छी आएगी। सही बात। फिर आप देख रहे चाय पे, चले ठीक है अच्छी एक्टिविटी है, मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, एक है कराची कल्चर है रात को लेट नाइट चाय पीने का, लेकिन इसको बिल्कुल आप आदत नहीं बना लें रात को बस पूरी रात जाके चाय पीना है। अगर आप पूरी रात जाके चाय पियोगे, खराब गलत चीज़ें गुटखा मावा खाओगे तो आगे क्या काम है, आपको क्या अच्छे बिजनेस आइडिया तो आएंगे नहीं। सही बात है। सबसे पहले तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज दे रहा है, देखिए हम भी यूथ ही थे ना, हमने भी अपने ओन पे सब कुछ किया, माशाल्लाह अच्छे सेट हो गए इसी शहर में रह के। अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा सिटी है कराची बिजनेस के लिए। बस ये कि अभी इनको खुद को अपना को खड़ा करना है यूथ को, और खुद सोचने के हमको करना क्या है। एक डायरेक्शन पे जाए, इस पर फोकस रहे, स्टिक रहे। अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन अगर डाउन आते तो अगले दिन अब भी आएगा ना। हर अंधेरी रात के बाद उजाला है, हिम्मत ना हारे, बस टिके रहे जो करना है, लेकिन वो काम करे इसमें इनको खुद का इंटरेस्ट भी हो, शौक भी हो। सारा दिन मोबाइल स्टोर करने से कुछ नहीं होगा, ये कुछ प्रोडक्टिव करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने है। पैशन जब आपका प्रोफेशन बन जाएगा तो यकीनी तौर पर आपको इसके कई फ़वाइद मिलते हैं। अगर आपका पैशन, जिस चीज़ का आप शौक़ रखते हैं, वही आपका प्रोफेशन बन जाए तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि आप दुनिया में एक्सेल कर सकते हैं, अपना नाम पैदा कर सकते हैं। यही जिक्र कर रहे थे मोहतरम रेहान। मेमन कम्युनिटी के नौजवानों की बात करते हैं, मेमन बरादरी की एजुकेशन की बात कर लेते हैं। आपसे पहले यकीनी तौर पर जो है जितने भी हमारे अहबाब से हम बात करते हैं तो उनसे जब भी मौका मिलता है हमें ये अंदाज़ा रहता है कि एजुकेशन हो तो रहा है, काम भी हो रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना मेमन कम्युनिटी उस मकाम तक जिसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चंक जो है ना वो हमारे एजुकेशन के लूप में आ नहीं रहा। वो मैट्रिक के बाद, मोस्टली इंटर के बाद अगर ड्रॉपेज रेट देखें ना तो वो बढ़ता चला जाता है। प्राइमरी में अगर 1000 बच्चा है तो सेकेंडरी में 500, और 500 के बाद आप देखें ग्रेजुएटली आखिरी में कोई चंद 100 बच्चे रह जाते हैं जो है वो जो हायर एजुकेशन तक जाते हैं। तो ये जो ड्रॉपेज है इसको कैसे कम्युनिटी या इसके इदारे पूरा कर सकते हैं? अल्ताफ़ भाई इस पर देखा जाए ना, देखिए अगर बच्चा अगर ड्रॉप भी हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है ना, क्योंकि देखिए या तो फिर अच्छी एजुकेशन ले या फिर ना ले। सही है। बदकिस्मती से हमारे मेमन इदारों में या कई भी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इदारों में अब पढ़ाई वो स्टैंडर्ड की नहीं है जो आज दुनिया में हम मीट कर सकते हैं। बहुत आउटडेटेड है। बिल्कुल सही। तो इस तरह की ग्रेजुएशन करना, अब देखें ना ग्रेजुएट लड़के से बात करें कराची के या पूरे पाकिस्तान के भी, वो अब तो स्टैंडर्ड नहीं है। वो आपको लगेगा नहीं कि मास्टर्स क्या हुआ है, मतलब बहुत हम दुनिया से पीछे हमारे हुए। किसी जमाने का इंटरमीडिएट आज के मास्टर से ज़्यादा। तो अगर अच्छे इदारे में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि वो फिर अगर फिजिकल प्रैक्टिकल फील्ड में आ रहे हैं, भले अपने अब्बा का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं, तो फिर इसमें स्टिक रहे, मायूस ना हो, स्टिक रहे। थोड़ा सा अब तो दुनिया बहुत आसान हो गई, अब तो हर चीज़ आपके मोबाइल में। आप गूगल में बजाय उल्टी सी चीज़ें आप सर्च करो, इसमें आप कोई प्रोडक्टिव अपने बिजनेस के बारे में सर्च करें तो बहुत आसान है। फिंगर टिप पे सब पूरे पता है कि आपको किस तरह इंपोर्ट करना है, किस तरह एक्सपोर्ट करना है। कि दुनिया अपने मुल्क में कोई चीज़ सेल करे तो किस तरह करनी है, क्या करना है, बहुत ईजी है। बस ये कि जो करना है दिल से करें और लगन के साथ करें तो इंशाल्लाह कामयाबी सबको मिलेगी। नेक नियति और लगन के साथ, नेक नियति और लगन जो है वो बहुत ज़रूरी होगा हम सब के लिए कि हम अपने
अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करनी होगी। रेहान का कहना ये है कि हम अपने अंदर खुद पैदा करेंगे। अपने अंदर का अगर जो है वो मोटिवेशन जो है वो आप खुद नहीं बनेंगे तो हो सकता है कि ये मुश्किलात जो हैं, कितने ही इदारे जो है वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपको अपने अंदर से जो है ना एक लावा निकालना होगा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। तो इदारे आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम रेहान के साथ हैं और रेहान की इससे मज़ीद गुफ्तगू हमारी बाकी है। इंशाल्लाह वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. खुशामदीद एक बार फिर, और नौजवान सितारे में हमारे साथ रेहान रऊफ़ पानावाला साहब आज मौजूद हैं। रेहान, मैं आपकी अपब्रिंगिंग का भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इतनी गहरी गहरी बातें आज नौजवानों को समझा रहे हैं। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही और कहाँ से आगाज़ हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपका भी उसी मेमन कम्युनिटी के नौजवानों की तरह मैट्रिक इंटर हुआ तो अब्बा ने कह दिया कि चलिए जी अब थोड़ा थोड़ा वक्त जो है हमारे फैमिली बिजनेस को भी देना है, कि यही आपके साथ रहा या आपके साथ को थोड़ी सी और नरमी बरती गई है? वैसे अल्ताफ़, मैं घर में से छोटा हूँ ना, भाई बहनों में जो लाड प्यार तो बहुत मिला है अम्मी अब्बू दोनों की तरफ से, लेकिन ये कि इसको हमने अपने पॉजिटिवली लिया और माशाल्लाह से हमारा फैमिली बिजनेस था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि बिज़नेस के साथ मैंने मास्टर्स भी किया। क्या बात है! इससे फ़ायदा ये हो गया कि मास्टर्स अपनी जगह पे हो रहा था, लेकिन जो मेरा फ्री टाइम होता था शाम के टाइम, उसमें अपने बिज़नेस को भी मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो ये कि फिर मैं बहुत अर्ली एज से बिज़नेस में आ गया, तो एक राइट एज में मतलब बिज़नेस में अच्छी कमांड मुझे मिल गई थी, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है वो इतना इजी नहीं है। मतलब एयर कंडीशनिंग का बिज़नेस हर कोई नहीं कर रहा है। मेमन है तो मैं अकेला हूँ जो पूरा वन विंडो सोल्यूशन दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट एयर कंडीशनिंग कंपनी में ना, कि मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, कंप्लीट कंसल्टेंसी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। फिर माशाल्लाह से एयर कंडीशनिंग का बिज़नेस सेट किया। इसके बाद फिर मैं रुका नहीं, इसके बाद फिर मैं कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में आया, क्योंकि हम लोग के एयर कंडीशनिंग में हीटिंग एंड वाटर प्रूफिंग केमिकल्स का भी होता था। तो मैंने कंस्ट्रक्शन केमिकल में आया था, क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त यार बिल्डर्स वगैरह में। तो इसके साथ अभी आपको पता है लोड शेडिंग का भी जो है प्रॉब्लम कराची में चल रहा है, पूरे मुल्क में बल्कि, तो ये तो है। तो सोलर में काफ़ी अच्छा एक स्कोप है, तो इंशाल्लाह अनकरीब मुझे सोलर में भी मैं चाह रहा हूँ अपने बिज़नेस को इन करने के लिए। और प्रॉपर्टी तो आपको पता है, वो तो शौक है, हमारी हॉबी है जी, अभी वो तो माशाल्लाह चल ही रहा है। तो ये है कि देखिए, अगर आप करना चाहो तो आप एक बंदा 10-10, 12-12 बिजनेस भी कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कि स्टेप बाय स्टेप चले, एक साथ ना करें। पहले एक काम आप पूरा कमान हासिल कर ले, उसको पूरा सेट कर ले, फिर दूसरा करे, तीसरा, रुकना नहीं है। बिल्कुल। इस दुनिया में आप देखा जाए तो लोग ग्रुप ऑफ कंपनीज रन कर रहे होते हैं, कंपनीज एक बंदा कर रहा होता है, कई मुख्तलिफ किस्म के कारोबार कर रहा होता है। अब इसे देखिए, उस एक ग्रुप इतना बड़ा होता है कि कितनी मुल्क की इकोनॉमी से बड़ा होता है, उनका टर्नओवर होता है। तो पाकिस्तान में भी ये सब हो सकता है। और माशाल्लाह मेमन तो ऐसे ही टैलेंटेड कौम है, शुरू से हमारे बाप दादा बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, हमारी तो पूरा हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। तो आज की यूथ भी
अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है ह्यूमन की, खासतौर अच्छा, पे। एजुकेशन में आजकल फिर एक फोबिया, एक ज़माना था मुझे याद है आज से को 15-20 साल पहले भी एक आईटी का बूम आया था बहुत ज़्यादा। अब आईटी की जहतें चेंज हो गई हैं, इनकी जो है वो एंगल्स चेंज हो गए हैं, लेकिन अब एआई और जो है वो साइबर सिक्योरिटी का दौर आ गया है। और अब जिस बच्चे से भी अब अगर आप पूछ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा चंक जो है ना वो हमारा कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस तरफ जा रहा है। नो डाउट कि दुनिया में इसकी डिमांड भी है, लेकिन एक के बाद एक हर बच्चा अगर लाइन लगा के इस तरफ जाता है तो और बहुत सारे एवेन्यूज जो हैं वो हमारे रह जाते हैं, उस तरफ फोकस नहीं हो पाता। आप समझते हैं कि कैरियर गाइडेंस जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस बंदे की, उस बच्चे की हैबिट्स, उसके इंटरेस्ट को देखकर उसके लिए अगर किसी प्रोफेशन का सिलेक्शन किया जाए या उसकी पढ़ाई का प्रोफेशन कहाँ जाके इसने ख़त्म करनी है वो देखा जाए। आप समझते हैं कि कैरियर गाइडेंस की बड़ी कमी है? बिल्कुल अल्ताफ भाई, देखिए एक डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में जो मेजर डिफरेंस जो मैंने देखा है ना वो ये है, स्कूल आपकी फाउंडेशन होती है, बैकग्राउंड होती है, आपकी जड़ें होती है। मजबूत करने के लिए स्कूल का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। अगर आप डेवलप कंट्री में जाते हैं ना तो उनके स्कूल में 5th क्लास तक बच्चे को पता होता है कि ये बच्चा बड़ों के क्या बनेगा, वो पहले से जज कर लेते हैं। बिल्कुल सही। हमारे इधर तो मास्टर्स करने के बाद बच्चा सोच होता है मैं जाऊँ क्या क्या करूँ, क्या करना है? मास्टर्स किसी और फील्ड में क्या होता है या ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में की होती है और प्रोफेशनल कोई और अपना रहा होता है। मतलब इतना कन्फ्यूजन चल रही है, बच्चे को पता ही नहीं करना क्या है। बच्चा क्या जवान हो जाता है तब तक उसको नहीं पता होता। सही। फिर वो आस पड़ोस से पूछता है, फिर देखते हैं कौन गया था, किस पे फील्ड में पैसा कमाने, मैं भी ये काम कर लूँ। ये तरीका होता ही नहीं है। अब इसमें मैं कुछ ब्लेम करूँगा हमारी एजुकेशनल सिस्टम को। एक तो होते छोटे मोटे दायरे में, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े स्कूल के जो अच्छी खासी फीस भी ले रहे हैं वहाँ पे भी ऐसा मैंने कभी नहीं देखा हुआ कि वो भी 4th 5th के स्टैंडर्ड तक बच्चे को जज कर ले कि ये बच्चा बड़ा होकर बनेगा क्या। सही है। एक क्लूलेस सब सिस्टम चल रहे हैं। तो स्कूल के तो इधर बहुत ज़रूरत है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए और ओ लेवल्स तक बच्चा इतना पक्का हो जाए कि उसको पता हो कि मुझे करना क्या है, वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो, उसको खुद सर्च करे मेरी यूनिवर्सिटी मुझे क्या करना है, अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाए तो बिजनेस क्या करना है। इतना ओ लेवल्स तक बच्चा इसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाए जिसको किसी की कैरियर काउंसलिंग की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ही इतना एक्सपर्ट हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ये कि पूरा सिस्टम को, जैसे मैं आपको खुद कहा कि बहुत ज़रूरत है, एजुकेशन को तो अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। रट्टाफिकेशन जिसे हमने कहा कि बस याद कर लो हमने आपको पढ़ा दिया और तोते की तरह रटते चले जाए, यही वजह है कि आज हम वो लॉट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अब भी हम सोच रहे हैं, आज इतना अरसा गुजरने के बाद 76 साल हो गए पाकिस्तान के क़याम को, हम किसी अच्छे तालीमी सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए हैं। इंग्लिश मीडियम देखा जाए तो एक तरफ एलीट क्लास अपनी जगह, एक तरफ मदारिस जो हैं वो अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बिल्ड कर सकें, और एक जगह गवर्नमेंट स्कूल्स या दीगर छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स हो गए। हर एक ने अपनी अपनी पब्लिशर कंपनीज खोली हुई हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। और विदाउट डायरेक्शन तो यही होगा जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हम आज तक जहाँ 5th ग्रेड या 6th ग्रेड के अंदर बच्चे को पता होना चाहिए कि आगे जाके इसने किस प्रोफेशन की तरफ जाना है, यहाँ आज हमारे ग्रेजुएट्स को भी पता नहीं होता कि उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है। बड़ी प्रॉपर और सही बात आपने की है। अब इसका हल की तरफ जाने के लिए हम बहुत सी कोशिशें तो कर रहे हैं। शॉर्ट कोर्सेज से स्किल्स डेवलपमेंट, आपका ताल्लुक टेक्निकलिटी से अगर देखा जाए तो स्किल्ड लेबर जो है ना उसकी दुनिया में बड़ी डिमांड होती है, और नो डाउट पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड कहीं भी कम नहीं हो। लेकिन तो आप भी जिस फील्ड से आप मुतल्लिक है, जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, वहाँ भी स्किल्ड लेबर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। आप समझते हैं कि अब अगर कोई तालीम की तरफ ज़्यादा अच्छे से रुझान पे नहीं है तो वो अपनी स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश करे, और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे हुनर जिसके हाथ में होता है, कहते हैं कि वो कभी भूखा नहीं मरेगा। अब सही कि अब हमें स्किल्स की तरफ भी फोकस करना होगा। अल्ताफ भाई, जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे कहाँ से भी मेमन की बात करूँगा, क्योंकि मेमन टीवी का प्लेटफॉर्म है, तो हम तो मेमन की उसके बात करेंगे, मेमन के लिए क्या अच्छा है, मेमन कौम के लिए क्या अच्छा है। अभी आप देखिए माशाल्लाह मेरी कंपनी में जितने भी बंदे लेबर हैं इसमें मेमन कोई भी नहीं है, क्योंकि हार्ड जॉब है, समझ रहा हूँ, टेक्निकल जॉब है, हार्ड जॉब है। और टेक्निकल से पता नहीं क्यों मेमन यूथ तो खास बहुत दूर भागती है। आपको पता है वेल्डर कितना कमा लेते हैं महीने के 1.5-2 लाख रुपये, इसके लिए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। एसी टेक्नीशियन कितना कमा लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन कितना, प्लम्बर कितना कमा लेते हैं। एक कराची में एक नॉर्मल प्लम्बर की बात कर रहा हूँ, 1.5-2 लाख रुपए कमाना, इसके लिए 5-10 हज़ार तो महीने के रोज के यूँ छाप लेते हैं, इसको पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। अब और इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। बिल्कुल सही। मेमन तो मैं तो चाहता हूँ कि देखिए अगर मेमन बच्चा सिर्फ अकाउंट्स इससे थोड़ा बाहर निकले। वाइट कॉलर जॉब आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है, अब हर जॉब अच्छा है। आप देखें ना, नीचे सिर्फ चाय वाला आप देखें कोई भी कितना कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो हार्ड वर्क मानते हैं, पसीना निकलेगा तो आप कमाओगे। हार्ड वर्क ज़रूरी है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्या आप बस मेहनत करो, कुछ भी करो, मेहनत करो, सीखो। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस से बैठो ठंडे इसी कमरे में ऐसे आपको नौकरी मिलेगी।
ये देखो, हमको अपने बच्चों को समझाने के अब आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है। अब आप देखें, आप इस दुनिया में, दुबई में, सऊदी अरब में, कहीं भी, अमेरिका में, हर जगह पे स्किलफुल लेबर की अभी भी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, इतनी ज़रूरत है कि मतलब वो फुलफिल कर ही नहीं सकते। तो हमारे मेमन लड़के क्यों नहीं जा रहे? अभी आप देखें, दुबई में भी जाते भी हैं तो क्या 90% जिससे मेरे ताल्लुकात हैं, क्या करें, हम प्रॉपर्टी का काम करें। प्रॉपर्टी कितना करोगे आप? मैंने आज तक कोई मेमन प्लम्बर नहीं देखा। सिर्फ घर में किसी को ज़रूरत पड़ती तो हम कोई और ही कम्युनिटी का आते, पठान या कोई पंजाबी। मेमन कोई प्लम्बर नहीं आता। इलेक्ट्रिशियन कोई आएंगे तो भी कोई बहुत एजेड ही आएंगे, नए इलेक्ट्रिशियन भी नहीं बन रही है। बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं आ रहे? इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं। आप मेहनत कर रहे हो, भले आप, इसमें कोई शर्म की बात ही नहीं है। अगर आपके हाथ काले हो रहे हैं काम में तो इसमें तो और फ़ख्र करना चाहिए, और उनके घर वालों को भी फ़ख्र करना चाहिए कि मेरा बच्चा मेहनत करके आ जाए। तो घर वालों को भी सिखाना चाहिए कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर भी बन रहे हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में आपको पता है सबसे हाईली पेड बंदा जो है वो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन ही है। क्या बात है? AC मैकेनिक, TV वाला मैकेनिक, कार मैकेनिक, ये हाईली पेड जॉब है। लेकिन हमारे इधर बिल्कुल इनको उल्टा है। इसको हम फोकस नहीं कर रहे। अगर हम किसी को एंटरप्रेन्योरशिप या किसी काम की तरफ लाने के लिए कहते भी हैं, अगर जमातें भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लेती हैं, तो हर शख्स आके अपनी एप्लीकेशन देता है, मुझे ₹1,00,000 की ज़रूरत है, मुझे ₹2,00,000 की ज़रूरत है। हालांकि ये वो काम है जिससे करके आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, यानी कि अपना काम, आप कोई अपने काम के खुद मालिक हैं, अपने काम के खुद मालिक हैं। आपको किसी के पास नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। तो न जाने क्यों किसी कुछ शोबों पर हमने जो ना मेमन कम्युनिटी ने क्रॉस लगाया हुआ है। ऐसा ही एक शोबा नर्सिंग का है। डॉक्टर बनना है बहुत सारे लोगों को, लेकिन यहाँ नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में डिमांड है। और सम टाइम मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, हमारी मेमन कम्युनिटी के हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको मेमन पैरामेडिकल स्टाफ या मेमन नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलेगा। क्यों? हमने इसको शजर ममनुआ समझा हुआ है। हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। आपने ये कोर्स करना है, अब इसमें मास्टर्स हो रहा है, और आपको ये बात सुन के हैरत होगी कि दुनिया में डॉक्टर्स से ज़्यादा डिमांड नर्सिंग स्टाफ की है। वो उनको अच्छी पे और अच्छी जॉब मिल जाती है। वेरी अनफॉर्चुनेट, हम उस तरफ ध्यान नहीं कर रहे। रेहान, लास्ट एंड फाइनल, नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे इससे पहले कि मैं आपसे मेमन TV के हवाले से बात करूँ? नौजवानों को तो बस यही मैसेज है कि मेहनत करें। मेहनत करेंगे फल ज़रूर मिलेगा। क्या बात है। मेहनत के बगैर सिर्फ बातों से दुनिया नहीं चलती, ना घर चलते। बाकी एक छोटा सा मैसेज है ना लोगों का, हमारी जो जितनी कम्युनिटी वगैरह है, नो डाउट बहुत अच्छा काम करिए, और मुझे फ़ख्र है सारी मेमन कम्युनिटी पे, PMFA, WMO में, IMO, MLF, जो भी अच्छा काम करे, सब अच्छा काम करे, टाइम दे रहे अपना। एक मैसेज छोटा सा उनको भी है कि थोड़ा रिक्शा और बाइकों से थोड़ा दूर। अब हमारी मेमन को रिक्शा और साइकिल चल रहा है, इससे अच्छा है कि आप इनको थोड़ा सा सिखाएं, स्किल बनाए। स्किल देखे, यहाँ पे तो मोटरसाइकिल और रिक्शा चला लेंगे, गाड़ी या फूड ड्राइव। बाहर जाके क्या इनको ये करें कि अगर बाहर भी जाना पड़ जाए तो अच्छी स्किल सीखे होंगे तो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सही बात। और दूसरा देखिए, रिक्शा एक सेफ कहीं से भी नहीं है ट्रांसपोर्ट करनी है ना, हमको इसको लाइक नहीं करते। किंगची हो गया, रिक्शा हो गया, तो इसको भी आप डिस्कार्ड करें थोड़ा सा। क्या रोडों पे तो रिक्शे, आप खुद बोले ये 3 पहियों की सवारी है, वो सेफ़ नहीं है। कहीं से भी आप देखा जाए तो रोड पे चलने के फिट है ही नहीं वो। सही बात। वो भी कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी को अगर इसको बनाना चाह रहे हैं और फिर इतनी रिक्शों की भरमार कर देंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अरे रिक्शे अब आप देखें, सड़कें नहीं है हमारे पास। रोज़ वीडियो आती है, अब लोग फेसबुक में डाल रहे होते हैं कि यार देखिए पूरा रोड रिक्शों से भरा हुआ है। और देखिए रिक्शे एक बहुत बदनुमा दाग भी है, लेकिन एक लिमिट में अच्छी लगती है चीज़। आउट ऑफ द लिमिट आ जाएंगे तो हमारे कोई प्रॉब्लम आएगी। हमारे अपने रिक्शा और इतनी बाइक्स भी आ जाएगी। देखिए हर चीज़ एक एबनॉर्मल तरीके से भरेगी। अब आप देख रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो ट्रक और डंपर फिटनेस टेस्ट का एक बहुत बड़ा इनका मामला है, जो कि मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आए दिन आप देखें कितने हादसा हो रहे हैं ना, उसकी वजह भी सबसे बड़ी यही है कि नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा है। किसी भी मुल्क में इतनी मोटरसाइकिल्स नहीं, कराची में या पूरे मुल्क में। अब देखिए कराची में कितने वाक़यात हो रहे हैं ना। अब ये इस साल तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गए कि आए दिन सुनते हैं कि 10-12 मोटरसाइकिल वाले तो कुचले जाते हैं। ऐसे ही इसकी वजह ये है कि देखिए हर रोड की पूरी प्लानिंग होती है। अगर आप एक मोटरसाइकिल इतनी प्लानिंग से आउट हो जाएंगी तो आप देखें हम गाड़ी भी चलाकर डर के मोटरसाइकिल बीच में ना आ जाए, ऐसा ही है। और हम मोटरसाइकिल दे देते बगैर किसी को सही किया होगा, इसने वाकई इसको मोटरसाइकिल चलानी भी आती है कि नहीं आती। फिर मोटरसाइकिल की क्वालिटी भी ऐसी है कि मतलब उनके आए दिन के ब्रेक शू और ख़राब हो रहे होते हैं, वो मेंटेन करवाते नहीं है। लाइटें ख़राब होती है इनकी, अक्सर आप देख रहे होते हैं। फिट मोटरसाइकिल भी नहीं है, तो थोड़ा सा मोटरसाइकिल और रिक्शे से थोड़ा बाहर निकलें, कोशिश करें कि थोड़ा कम किया जाए। हाँ, मेमन कम्युनिटी का एक काम बहुत अच्छा कर सकती है सारी मिल के, कि यहाँ पे जो है देखिए मेमनों की भी एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। इनके अलावा भी जितने भी कौम बस्ती है सब हमारे अपने ही है, कोई सब अपने ही है अभी।
तो इसमें ये करना चाहिए कि थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम भी अच्छा कर सकते हैं। हर कम्युनिटी अगर 10-10 बसें भी ले लें, ठीक है, 72 जमाते तो 720 बसें तो आ जाएंगी। अगर 720 अच्छी क्वालिटी की बसें आ जाएंगी जो मेन बिजनेस के इलाकों में अगर वो चल जाएँ, रेजिडेंशियल इलाकों से, तो आप समझ लें कितने लोग 720 में अगर 50 बसें 50 बंदे भी जा रहे हैं तो कितने सारे 35,000 लोग जो बाइकों में वो बसों में आ जाएंगे और जान की हिफाजत होगी। तो ये मैं चाहूँगा कि हर कम्युनिटी अगर 10-10 बसें भी कर लें तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, लेकिन अच्छी तरीके वाली डिसेंट बसें। बिल्कुल देखो, बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। और ये एक बड़ा तोहफा हो सकता है शहर कराची के लिए। जिस कराची की बात आगाज़ में भी की थी रेहान ने, इस कराची के लिए बड़ा बेहतरीन तोहफा हो सकता है। रेहान, लास्ट एंड फाइनल अली गोल्ड के साथ आपके साथ जो है वो कोई मैं इस पर दिखाऊँ तो सूरज को चराग दिखाने के बराबर होगी। जिस अंदाज से आपकी हमेशा से कंपनी रहती है, हमेशा आपने सरपरस्ती भी की है हमें, और आपके आइडियाज़ भी आप मेमन टीवी के साथ शेयर करते रहते हैं कि क्या होना चाहिए। आज भी अपने बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ दिए हैं। कैसे देखते हैं मेमन टीवी और अली गोल्ड की इस जर्नी को? अली को तो मैं देखिए, हम तुम्हारा बहुत पुराना साथ है और शुरू में सोशल वर्किंग भी साथ करते थे और नो डाउट बहुत मेहनती शुरू से। अभी तक अली को तो काफ़ी लोग अब 4-5 सालों से जानते हैं ना, मैं इसको जानता हूँ 15-20 सालों से माशाल्लाह। जब से इसको सोशल वर्किंग का बहुत शौक था कि बस मैं अपनी कम्युनिटी की मदद करूँ, अपने लोगों की मदद करूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, ईद के 3 दिन ये हमारी कम्युनिटी को सर्व करता था। हम लोग विटनेस है इस बात के, कोई भी ऐसा मेहनती नहीं था। ये खाले उठा के जमा करता था क्या, और आपको पता है उस वक्त खाले जमा करना भी आसान नहीं होता, आसान है, बड़ा मुश्किल। ये जमा करता था कि नहीं हमारी कम्युनिटी को इस ज़रूरत है, मैं करूँगा। और कोई भी मौका हो, यूथ का हो, कम्युनिटी का हो, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। और जो देखे लोगों की खिदमत करेगा तो अल्लाह उसको फल ज़रूर देगा। आज जो माशाल्लाह इसका सेटअप देख रहे हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से सब है माशाल्लाह। देखो जो इसने पास में जो लोगों की कितने लोग की हो तो किसी की दुआ लग गई, सही कह रहे हैं। ये ऐसा ही दुआओं का फल है, दुआओं का। बाकी देखिए ये मेहनती तो बहुत है, लेकिन देखिए मेहनत के साथ साथ ये जो आप नज़र आ रहे हैं ना, ये तो वाकई में दुआएं जो इसने लोगों की खिदमत की। हम तो विटनेस इस बात, इसमें कोई शक की बात नहीं नाज़रीन कराम के दुआ असर रखती है। और न जाने आपके नेक कामों की, नेक खिदमतों की किसकी दुआ लग जाए। बड़ा खूबसूरत एंड पर, मोड़ पर हम आज की इस गुफ्तगू अख्ताम कर रहे हैं कि दुआ असर रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन कराम, अब यकीनी तौर पर वक्त हुआ है हमारे किचन का, और किचन पे जाने से पहले यकीन तौर पर हमें अंदाज़ा भी होता है, खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं कि चूल्हे तैयार हैं और सामान भी बिल्कुल तैयार रखा है। तो चलते हैं किचन की तरफ और इसके बाद आप देखिएगा कि आज कौन कौन सी लजीज़ डिशेस बनाई जा रही हैं रमज़ान के लिए, रमज़ान दस्तरख़्वान में। आइए चलते हैं।